हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ये आपके ध्वनि का जो कल पाठ चल रहा था उसका अगला भाग है, जो सेकंड भाग है। इसमें हमने कल बताया था आपको ध्वनि के बारे में। मैंने बताया कि ध्वनि एक प्रकार की क्या है, तरंग है। और तरंग कौन सी है? यांत्रिक तरंग है। और यांत्रिक तरंग में से कौन सी बताई थी? अनुदैर्ध्य तरंग है। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं तो ध्वनि तरंग के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे तरंग दैर्ध्य, आवर्ती, आवर्तकाल, वेग, आयाम, तारत्व, प्रबलता, तीव्रता। अब हम इन 8 लक्षणों के बारे में संक्षिप्त व्याख्या करते हुए इनके बारे में समझेंगे। तो पहले है तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य के पहले परिभाषा सुनो कि दो क्रमागत संपीड़नों या विरलनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। तो कहने का मतलब क्या है? आपको कल मैंने बताया था कि ध्वनि एक प्रकार की कौन सी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। कौन सी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग मैंने आपको एक स्पीकर का उदाहरण दे के बताया था। जैसे कोई ऐसे स्पीकर है, वो बज रहा है, तो जो उसके ध्वनि के कण होंगे, ध्वनि कंपन करेगी, ध्वनि कंपनों के कारण उत्पन्न होती है। जो कंपन होंगे वो इसी दिशा में तो होंगे, तो उसी दिशा में जैसे कंपन हो रहे हैं तो ये आगे गति करेंगे। आगे गति करने के बाद दोबारा पीछे की तरफ आएंगे। कहने का मतलब क्या है? जैसे बेस की आवाज़ आती है तो क्या होती है? ध्वनि आगे पीछे होती है। जैसे ये कण यहाँ से धक्का लगा के आगे आ गए यहाँ से, ठीक है, तो ये यहाँ पे एकत्रित, तो ये आगे धक्का लगाकर ये 3 कण ये बन जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ? पहले कण यहाँ तक आ रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, इसको इंगित करेंगे सी से। किससे? सी से। और सी को बोलेंगे संपीड़न। क्या बोलेंगे? संपीड़न। और जो बीच का, जो ये आगे से धक्का लग के जो कण यहाँ पर आ रहे हैं, इसे बोलेंगे आर। आर को दर्शाएंगे विरलन। फिर देखो यहाँ से धक्का लग के यहाँ पे दोबारा कण बनेंगे तो इसे दोबारा सी से इंगित करेंगे। आगे फिर कण बनेंगे, इनको आर से इंगित करेंगे। तो कहने का क्या मतलब हुआ? तरंग दैर्ध्य किसको बोलेंगे? जो विरलन और संपीड़न होंगे ना। जो देखो ये संपीड़न है, ये विरलन है। जैसे ये सी है, ये यहाँ पे आर है, ये सी हो गया, ये सी हो गया और ये आर हो गया। जो इनके बीच की दूरी होगी ना, उसे बोलेंगे तरंग दैर्ध्य। तो कहने का मतलब क्या हुआ? दो संपीड़नों या दो विरलनों के मध्य की दूरी को हम क्या बोलेंगे? ध्वनि की तरंग दैर्ध्य। ध्वनि की क्या बोलेंगे? तरंग दैर्ध्य। दो संपीड़नों या विरलनों के मध्य की जो दूरी होगी उसे बोलेंगे हम ध्वनि की तरंग दैर्ध्य। ठीक है। अब देखो दूरी में माप रहे हैं भाई, दूरी ज्ञात कर रहे हैं इनके मध्य की। तो दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में। मीटर में। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। और इसका जो चिन्ह है वो क्या होगा? लैम्डा। क्या होगा? लैम्डा। ये उल्टे वाई की आकार का होता है, इसे हम लैम्डा से दर्शाते हैं तरंग दैर्ध्य को, और ये उल्टे वाई के जैसा होता है। ठीक है। अब देखो आगे है आवर्ती। आवर्ती का कहने का मतलब क्या है? जैसे हम कोई भी कंपन करवा रहे हैं, दोलन करवा रहे हैं, तो 1 सेकंड में जितने दोलनों की संख्या होगी ना, मतलब जो भी धातु है वो 1 सेकंड में जितने दोलन करेगी ना, जो दोलनों की कुल संख्या होगी वो उसकी क्या कहलाएगी? आवर्ती। मतलब जितनी बार हमें कंपन, अगर कोई भी धातु है, हम किसी प्लेट को नीचे डालते हैं, वो ज़ोर से ध्वनि करती है, तो 1 सेकंड निश्चित समय में है ना, जितनी है ना दोलनों की या कंपनों की संख्या में सुनाई देगी ना, वो उसकी क्या कहलाएगी? आवर्ती। क्या कह रहा है कि प्रति इकाई समय में माध्यम, जो माध्यम होगा ना, उसमें कणों द्वारा संपादित कंपनों की संख्या, कि हम जैसे वायुमंडल में है और नीचे प्लेट डाल देते हैं तो 1 सेकंड में हमें कंपनों की संख्या सुनाई देगी। कंपनों की संख्या जो सुनाई देगी वो हमारी 1 सेकंड में कंपनों की संख्या क्या कहलाएगी? आवर्ती कहलाएगी। आवर्ती को हम म्यू
ऐसे देखो, वैसे चिन्ह होता है न्यू का ये, और इसे लिख, ये आधा न और यू होता है, ये ऐसे लिखते हैं न्यू को, ठीक है। और ये होती है आवर्ती का सिंबल, ये होता है आवर्ती दर्शाने का चिन्ह। अब देखो आवर्ती को मापते किस में है, आवर्ती को हम मापते हैं हर्ट्ज में। किसमें? आवर्ती को मापने की इकाई है हर्ट्ज। आवर्ती को हम किस में मापते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं, और इसे HZ से दर्शाते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, प्रति इकाई समय में माध्यम के कणों द्वारा संपादित दोलनों, मतलब 1 सेकंड में जितने दोलन कंपन हमें प्राप्त होंगे वो उसकी क्या कहलाएगी? आवर्ती कहलाएगी। और आवर्ती को किससे दर्शाते हैं? न्यू से दर्शाते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, और इसे HZ से दर्शाते हैं। हर्ट्ज को किससे दर्शाते हैं? HZ से दर्शाते हैं। अब आगे देखो आवर्तकाल। आगे आवर्तकाल में है, एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। देखो, अगर कोई भी ठोस मतलब किसी भी माध्यम में अगर क्या हो रहा है, कोई दोलन मतलब कंपन हो रहे हैं, जो कंपन पूरे होने में जितना समय लगेगा, कहने का मतलब जो कंपन होएगा उसमें जितना भी समय लगेगा उसका वो क्या कहलाएगा? आवर्तकाल कहलाएगा। अब देखो, कोई भी हम दोलन करवा रहे हैं, सलन विलन कोई भी माध्यम है, ठोस द्रव्य गैस माध्यम है, उसमें अगर क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है, तो कंपन में जितना पूरा समय लगेगा ना, कंपन खत्म होने तक का जितना समय लगेगा, मतलब किसी हम प्लेट को नीचे डालते हैं तो वो जितने समय तक गूंजेगी, जितनी समय तक आवाज़ आएगी, वो उसका क्या कहलाएगा? आवर्तकाल। जो जितनी समय तक ध्वनि निकलेगी, जितनी समय तक दोलन होंगे ना, तो वो उसका क्या कहलाएगा? आवर्तकाल कहलाएगा। देखो, आवर्ती तो क्या थी? 1 सेकंड में दोलन की संख्या। अभी 1 सेकंड में कितनी देर तक कितने दोलन होते हैं, कि 1 सेकंड में कितनी बार कोई वस्तु ध्वनि करती है। और आवर्तकाल का मतलब उसका पूरा समय। आवर्तकाल होगा पूरा समय, और आवर्ती होगा 1 सेकंड में दोलनों या कंपनों की संख्या, और आवर्तकाल होगा पूरे अंतराल में जितने दोलन होते हैं। तो और अब आगे देखो, समय आ गया, तो समय को किससे दर्शाएंगे? इसे T से दर्शाया जाता है, और इसका मात्रक क्या होता है? SI मात्रक सेकंड होता है। समय का SI मात्रक क्या होता है? सभी को पता है, सेकंड होता है। आया होगा समझ में ये। तो देखो, आवर्तकाल को समझो कि एक संपूर्ण दोलन लिया गया ना, उसमें जो पूरा समय लगेगा, एक दोलन में जितना पूरा समय लगेगा। अब देखो, एक सीधी सी मैं आपको लॉजिक वाली बात बता रहा हूँ समझने के लिए। आप समझना कि हम एक प्लेट डालते हैं तो 1 सेकंड में वो कितने दोलन करेगी, एक तो वो बात बोल रहा हूँ मैं आपको, और एक बोलता हूँ कि वो प्लेट कब जाके रुकती है वाइब्रेशन करके, लास्ट में रुकेगी। तो 1 सेकंड का समय, एक लास्ट जितने वाइब्रेशन किए हैं वो समय बराबर तो होंगे नहीं, 1 सेकंड में तो अलग मिलेगा, और जो लास्ट में होंगे वो दोलनों की संख्या अलग होगी। तो कहने का मतलब क्या है, जो 1 सेकंड में होंगे वो तो आवर्ती कहलाएगी, और जो पूरा प्रोसेस होने के बाद हमारे पास कंपनों की संख्या होगी, जो उसका कार्यकाल होगा वो क्या होगा? अलग होगा, उसे बोलेंगे हम आवर्तकाल। अब देखो, आवर्तकाल और आवर्ती के मध्य क्या संबंध है? देखो, संबंध तो होगा ही। जैसे आवर्ती होगी, आवर्तकाल क्या होता है? उसका समय होता है, सही बात है ना। आवर्ती 1 सेकंड में जितने भी दोलन प्राप्त होते हैं, तो आवर्ती का मतलब क्या हो जाएगा? आवर्ती बराबर 1/आवर्तकाल। तो म्यू वी से क्या मानते हैं? न्यू को मानते हैं। न्यू बराबर हो जाएगा 1/T। आवर्तकाल का मतलब T। आवर्तकाल को किससे दर्शाते हैं? T से दर्शाते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ? 1 सेकंड में जो संपूर्ण दोलन होंगे वो किसके बराबर होंगे? आवर्ती के बराबर होंगे। ठीक है। अब देखिए आगे, ध्वनि की चाल। देखो, मैंने कल बताया था कि ध्वनि की चाल होती है वो हर एक माध्यम में अलग अलग पाई जाती है। जैसे माध्यम ठोस, द्रव्य, गैस। ठीक है। तो ठोस में ध्वनि की चाल अलग होगी, द्रव्य में अलग होगी, और गैस में अलग होगी। तो सबसे ज़्यादा होगी ठोस में, उसके बाद द्रव्य में, और उसके बाद गैस में। आपको मैंने बताया था कि ध्वनि की चाल है ना, तापमान पर निर्भर करती है।
बताया था ये। लेकिन वायु में ध्वनि की चाल अगर क्या करेंगे, वायु में ध्वनि की चाल के लिए अगर हम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस कर देंगे ना, तो उस तापमान पर वायु में ध्वनि की चाल लगभग 344 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अगर तापमान कितना कर देंगे, तापमान अगर होता है 22 डिग्री सेल्सियस, तब ध्वनि की चाल बदल के क्या हो जाएगी, 344 मीटर पर सेकंड। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि तापमान का ध्वनि पर प्रभाव पड़ता है कि कभी तो तापमान अगर बढ़ेगा तो भी ध्वनि में फ़र्क होगा, और तापमान घटेगा तब भी ध्वनि में क्या होगा, फ़र्क होगा। कि ध्वनि की चाल कभी बढ़ेगी तो कभी घटेगी, वो होगी तापमान के हिसाब से। अगर तापमान 22 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है, तब ध्वनि की चाल होगी 344 मीटर पर सेकंड। ओके स्टूडेंट, गुड लक।